नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पाकिस्तान द्वारा एक भारतीय जवान का शव शत विक्षत किए जाने की कार्रवाई के जवाब में भारतीय सेना ने जवाब दिया है। भारत की तरफ से आज नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलीबारी की गई। सेना ने कहा कि पूंछ, राजौरी और माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को चेता दिया था कि वो पाकिस्तान की इस हरकत का सख्त जवाब देगा। सेना ने कहा है कि आज की ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान सेना को एक तरह से संदेश है। उरी घटना और उसके बाद भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के सैनिक और आम नागरिक मारे जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच हालात लगातार असामान्य बने हुए हैं। सवाल ये है कि क्या द्विपक्षीय रिश्ते बदतर हो रहे हैं दोनों देशों के बीच और आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, अब इसकी दिशा क्या होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, इसके अलावा सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। दूसरे खास मेहमान डॉक्टर नफीस अहमद हैं, प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली में ही केंद्रित है। तीसरे मेहमान राज कादियान हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। और साथ ही मेरे साथ रज़ाउल हसन लस्कर हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स में और पाकिस्तान में भी एक पत्रकार की हैसियत से नियुक्त रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए आपके फ़िलहाल जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई अंग्रेज़ी में जिसे हम न्यू लो कहते हैं, हम उस हद तक पहुंच चुके हैं कि लगातार जो स्तर गिर रहा है, क्या ये निम्नतम स्तर माना जा सकता है? हाँ, किसी हद तक तो ये माना जा सकता है। इससे पहले मैं सोच रहा था कि कहाँ इस तरह का हालात कब पहले थे, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। पर ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि ये 2-2.5 साल में जब से मोदी जी का सरकार आई है, कोशिश तो बहुत की उन्होंने कि चलो कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए, पर वो मुश्किल है पाकिस्तान के साथ। अब मुझे लगता है हालत ऐसे ही रहेंगे, टिट फॉर टैट रिटेलिएशन वगैरह चलता रहेगा। एलओसी में दोनों साइड ये करेंगे, हम करें जवाब देंगे, वो कुछ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद तो बड़ा क्लियर है कि जितने टेररिस्ट कश्मीर में वो घुसा सकें, क्योंकि वही उनका एक मुद्दा रह गया है टेरिटोरियल। और जब तक वो रहेगा, और पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर जो बन गया है अभी पाकिस्तान में, उसमें आर्मी का दबदबा रहेगा। अभी उनके आर्मी चीफ नए बनने वाले हैं, फिर क्या होता है देखना पड़ेगा जी कि कौन बनता है, उनका क्या रवैया रहता है। पर रवैया नहीं बदलेगा, मुझे तो लगता है ये अब हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। हमको अपनी नीतियाँ सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग टैक्टिकल नॉर्मली स्टेप्स लेते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर टेररिस्ट स्ट्राइक हो जाते हैं। ये तो मैं कहूँगा कि हमारे कई प्रधानमंत्रियों ने यही रवैया अपनाया है, पर किसी को सफलता नहीं मिली है। सफलता इसलिए नहीं मिली है और शायद न मिले मेरे ख्याल में अगले 50 सालों में, कि क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो अभी नहीं बदलेगा। और मुझे लगता है कि अब चाइना का जो उनके साथ जो नेक्सस ग्रो कर गया है, उसमें पाकिस्तान कंफर्टेबल फील करता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ वो टेररिस्ट स्ट्राइक करता जाएगा। और न तो अमेरिका तो खैर अभी वहाँ पे भी ट्रंप के आने के बाद क्या होगा देखना है, पर चाइना का जो साया है और चाइना का जो उनके पीठ पे हाथ है, उसकी वजह से पाकिस्तान इस रास्ते से नहीं हटेगा जी। फिलहाल ये तो पहलू है बातचीत का, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिस पर आपने भी गौर किया था कि किस तरह से वहाँ जो सेना अध्यक्ष का बदला जाना है, ये जो हॉस्टिलिटी नज़र आ रही है सीमा पर, कितनी वजह है, इस वजह को हम कितना जिम्मेदार इसके पीछे मान सकते हैं? जनक कादियान, ये बताइए, आपने तो एक दौर देखा है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, लेकिन लगातार अब इतने दिनों तक एक तरह की कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता बनी हुई है कि लगातार नीचे और नीचे जा रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह का मुकाबला हो रहा है कि हमने इतने लोग मारे या हमने इतने सैनिक मारे और आपने उतने मारे, इसे बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण जो है ना भारत कह सकता है ना पाकिस्तान कह सकता है। लेकिन ये बताइए कि क्या भारतीय सेना के पास और कोई इसका तरीका है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हॉस्टिलिटी मिल रही हो? देखिए आरफा, सेना के पास तो तरीके बहुत हैं, लेकिन देश की नीति साफ होनी चाहिए। आज के दिन हालात दो तरफ के हैं। अगर हम एलओसी पर बैठ के देखते हैं तो सिपाही के दिल में लगता है कि हम तो लड़ाई की हालत में हैं, 24 घंटे फायरिंग, शूटिंग, किलिंग, मेमिंग। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हालात सामान्य नज़र आते हैं। हमारा ट्रेड भी सामान्य है, हमारा टूरिज़्म भी सामान्य है, बसें भी चलती हैं। तो कहीं ना कहीं नीतियों में कन्वर्जेंस की कमी है।
सेना तो अपना रिस्पॉन्स करती रहेगी, पहले भी करती आई है। पहले शायद इतने उजागर नहीं होता था मीडिया में, आजकल सेना भी बताने लगी। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले फायरिंग जब चल रही थी कि हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं। दोनों मैं सलाह दूंगा, पहली तो सेना को कि हम आज तक सिर्फ रिटेलिएट ही करते आए हैं, हम सिर्फ जवाब ही देते आए हैं। अब समय आ गया कि हम सवाल भी पूछना शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि वो पहल करे सीज फायर लाइन पे फिर हम जवाब दें, अब हमको भी सवाल पूछने चाहिए। पिछले अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक की ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 7.5 हफ्ते हुए हैं, 99 सीज फायर वॉलेशन पाकिस्तान ने करी है। 13 हमारे सैनिक, रेगुलर सैनिक की बात कर रहा हूँ, शहीद हुए हैं। BSF के मिलाओ तो नंबर और भी ज़्यादा है। ये पीस की हालात की बात नहीं है। तो सेना को ज़रूरी है, जिस इलाके में हम मजबूत हैं, हमारे पास साधन है, हमारे पास कन्वेंशनल सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर बहुत है, उसका इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से वो संकेत शायद स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था पाकिस्तान के, भाई वो अपनी कार्रवाई बंद करे, कोई और संकेत दे। लेकिन वो देश को भी सोचना चाहिए कि भाई हम और भी सख्ती करें। हमारे मिशन यूको में बैठे हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी नॉर्मल चल रही है, तो इन हालात में भी कोई ना कोई संकेत जाना चाहिए। बहुत कोशिश करिए भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की और साथ लेने की, बताया एम्बेसडर साहब ने, कई प्रधानमंत्री ने कोशिश की, वो नहीं सुधरने वाले। चलिए, ये तो सेना का नजरिया रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से भी क्या सैनिक जो कार्रवाई अगर हम करते हैं वो भी कितना फिजिबल है, कितना हमारे काम आएगी? क्या वाकई एक तरह से जब एक कन्वेंशनल युद्ध जैसे हालात भी बन गए हों तो क्या ये भी माना जा सकता है कि कोई आखिरी समस्या का समाधान ये है? डॉक्टर नफीस, आप ये बताइए फिलहाल कि एक तरह से रणनीतिक रूप से सामरिक जो हम जरिए का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसलिए करते हैं, स्ट्रेटेजिक जो इस्तेमाल है, कि हमें राजनीतिक फ़ायदा हो दोनों देशों के। पर क्या आपको लगता है कि फ़िलहाल जो सैनिक जो हालात नज़र आ रहे हैं दोनों देशों के बीच, ये क्या दोनों देशों में किसी के लिए भी फेवरेबल है? मैम, मेरा सबमिशन 3 चीज़ों पर बेस्ड है। हमारे पास 3 नैरेटिव्स हैं। एक है टेररिज्म का नैरेटिव, एक है फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव, और एक है थर्ड जो पर्सपेक्टिव है, जो कि मुझे सही अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, आई एम नॉट एबल टू गैदर दैट टर्मिनोलॉजी, लेकिन वो है ग्राउंड रियलिटीज़ का नैरेटिव। हमारे यहाँ सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि हम आज तक जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म को डिफ़ाइन नहीं करा पाए हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा नैरेटिव है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट इंस्ट्रूमेंट होता है, और एज ए सिविलियन आपने जो फरमाया वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक सिविलियन पर्सपेक्टिव इसमें मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है, एक पैराडाइम शिफ्ट हमने फॉर द फर्स्ट टाइम शर्मल शेख के बाद में जो है ये मिली है। और इस पैराडाइम शिफ्ट में जो हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं, और इससे हमने पाया है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिट्रीली कमज़ोर फील किया है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम जो है एट्रीब्यूट करते हैं 14 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर की जो है आज़ादी के लिए, तो उसका जवाब 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया कि हम इसको जो है एट्रीब्यूट करते हैं कि साहब बलूचिस्तान में आप किस तरह वायलेट कर रहे हैं। बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें फिल वक्त अपने पास्ट को भूलना होगा। बेसिकली एंटायर साउथ एशिया जो है वो एक प्रिजनर्स ऑफ पास्ट है, जो कि एक सबसे बड़ी ख़राब बात है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एड्रेस किए हैं। हमारे पास इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, गर्ल एजुकेशन की बात हम करते हैं, इनइक्वालिटीज़ इतनी है कि हाइटस है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस और बात की खुद बात कही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमें फाइट हम्म। करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि आई एम एन अकेडमिशियन, तो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव तो ये है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। कभी कभी जो है ना, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, जैसे कि हमारे पास जो है ना यूपी का इलेक्शन मौजूद है, हमारे पास पंजाब का इलेक्शन मौजूद है, तो इसके जो रेमिफिकेशंस हैं उन इलेक्शन में, और इसकी एक इलेक्टोरल वैल्यू क्या होगी, उस पर्सपेक्टिव को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एज ए इंडियन मेरी ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं फुल्ली एंडोर्स करता हूं इस चीज को, कि जो आर्मी ऑफिसर्स कर रहे हैं वो कमेंडेबल जॉब है। जहां बॉर्डर पर जैसे आपने फरमाया है कि हम वहां पे क्या फील करते हैं, वो रेस्पॉन्स जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये फॉरेन पॉलिसी को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। और ये बात भी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब हम दे रहे हैं, या वाकई इसमें एक हमें जो विदेश नीति है उसकी कोई दिशा नज़र आ रही है, उसका कोई डायरेक्शन नज़र आ रहा है। रज़ा साहब, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में फ़िलहाल जिस तरह के पॉलिटिकल हालात, जो राजनीतिक तस्वीर
नज़र आ रही है, उसके मद्देनज़र और ख़ासकर जब वहाँ एक नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसमें 4-6 दिन का वक्त बाकी है, माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसे में जो ये सीमा पर बढ़ी हुई गतिविधियाँ हैं, जो सीज़ फायर वायलेशंस हैं, इनको क्या आप जिम्मेदार मानते हैं या आपको लगता है कि अगर हालात सामान्य भी होते तब भी ऐसा ही होता? जी देखें, मैं कुछ दिन पहले मेरे जो सोर्सेज हैं, दोस्त लोग हैं इस्लामाबाद में, उनसे मैं बात कर रहा था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एक इशू मुझे सुनने में आया। अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक डिबेट चल रहा है कि जो नेक्स्ट चीफ बनेंगे उनको किस टाइप की एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ लोग जो जनरल्स हैं वो समझते हैं कि जो उनका काउंटर टेररिज्म ड्राइव था वो ख़त्म हो चुका है, उनके जो बैड तालिबान थे, जो उनके ग्रुप्स हैं, उनको उन्होंने निपट लिया है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि जो अगला चीफ आने वाले हैं उनको ऐसा एक शख्स होना चाहिए जो इंडिया के हवाले से मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी फिर से टाइम हो गया है इंडिया के ऊपर फोकस करना। तो अगर ये सच है, अगर ऐसे सच में एक इंडिया सेंट्रिक चीफ आता है तो फिर हमारे लिए ये अच्छा मतलब अंदेशा है नहीं, क्योंकि आप जानते ही है पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आर्मी का एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल रहता है, ख़ास करके 2 कंट्रीज़ के ऊपर, इंडिया और यूएस के हवाले से। तो मुझे नहीं लगता है जो भी चीफ आएंगे अभी वो यही दिखाना चाहेंगे कि वो इंडिया के ऊपर बहुत टफ़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन बहुत जल्दी सुधरने वाला है। और आपको लगता है कि वहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं उनके मद्देनज़र भी ये उन्हें सूट करता है कि एक जो है भारत के विरुद्ध पोजीशन ले ली जाए और फ़ायदा मिले? बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, नवाज शरीफ साहब अगर कोशिश किया भी है उन्होंने, मोदी जी के जो ओवरचर्स थे उनके तरफ मतलब रिस्पॉन्स करने के लिए, अभी फ़िलहाल उनके पोजीशन बहुत ही वीक है। वो बहुत ही उनका जो पोजीशन था, जो स्टेचर था, वो आप याद कीजिएगा कि वो 2013 में मेजॉरिटी से जीत के आए थे। सब लोग सोच रहे थे कि वो पीपीपी के सरकार से भी ज़्यादा मजबूत ये सरकार होगा, लेकिन हमें देखा है कि ये तो बिल्कुल एकदम नाकाम है ये सरकार। ख़ास करके टेररिज्म के ऊपर उनके अभी तक काबू नहीं है। हालांकि उन्होंने ये ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी बलूचिस्तान में बहुत ज़बरदस्त अटैक्स हो रहे हैं, शिया के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक जो है अभी इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह पे मतलब थोड़ा थोड़ा वो आ रही है, मतलब आगे बढ़ के आ रही है। और बहुत जो ग्रुप्स है जिनके जो डिसअफेक्टेड मिलिटेंट्स थे, ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो ज़्यादातर अभी इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये ऑब्जर्वेशन है जो आपने किया है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए फ़िलहाल की इस बात का तो मैं जवाब चाहूँगी, जिस बात के लिए तरफ रज़ाउल हसन लस्कर साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई एक भारत केंद्रित जो है वो सेनाध्यक्ष, उसके लिए भारत को जो ख़तरे हैं उन्हें क्या किस तरह के जोखिम भारत के लिए हो सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि ये माना जाता है कि 2 तरह के आतंकवादी संगठन, एक तरह के आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल खुद पाकिस्तानी सरकार करती है अपने को मजबूत करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक तरह के जो दूसरी तरह के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं उनको सेना इस्तेमाल करती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी संगठन हैं वो सत्ता के, पावर के केंद्र में बने हुए हैं। इन दोनों बातों के मद्देनज़र किस तरह से आप दोनों देशों के रिश्तों को देखते हैं? देखिए, आप लोगों को पता है सबको कि ये जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं इनकी, ये लश्कर वगैरह के जो टेररिस्ट हैं ये लोग हैं, पर उसके साथ उनकी सेना भी रहती है। तो यानी उसमें तालमेल है उनमें बहुत बड़ा। तो यानी उनके जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हैं जिस पे वो टेररिज्म को पालते हैं, वो बड़ा एडवांस्ड हो चुका है कि वो आपस में मिलजुल के ये कर रहे हैं। वो देखते हैं कि इसमें एक तो डिनायल होता है कि हमने कुछ नहीं किया, आतंकवादियों ने किया, फिर आतंकवादी कहते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं गए, वो डिनाई कर देते हैं। तो एक तो डिनायबिलिटी मेंटेन करते हैं और उसी से वो आतंकवादियों को इस्तेमाल करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये तो चलता रहेगा। और रही बात जो नए मतलब कोई चीफ बनेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझे लगता है। वो नीतियाँ उतनी जल्दी नहीं बदलेंगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर इस तरह के व्यक्ति का चयन जो है वो संभव है जो कि पूरी तरीके से भारत केंद्रित हो, क्योंकि भारत एक नए खतरे के तौर पर उभर रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेशनलिज्म को भी इससे हवा मिलती है और सियासत को फ़ायदा होता है। देखिए, जो भी बनेगा वो उसी ढांचे में काम करेगा। पैराडाइम अभी शिफ्ट नहीं होगा। द सेम थिंग इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। उसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिखता है और वो है कि पाकिस्तान जिस तरह से अभी अपने पोजीशन ले चुका है उसमें से बैक ऑफ नहीं कर पा रहा है और करेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें एक तो आर्मी का दबदबे की बात है। उस देश में आर्मी सब कुछ है, वहाँ पे जो पावर सेंटर्स हैं सब आर्मी है। पॉलिटिशियंस तो मार्जिनल हैं,
वो तो पॉलिटिशियंस को यूज़ करते हैं, जैसे इमरान खान को यूज़ कर रहे हैं अभी नवाज शरीफ के खिलाफ। तो वो पॉलिटिक्स को वीक रखते हैं। पर एक चीज़ और मैं कह दूं कि कूदेता नहीं होगा, तख्ता नहीं पलटेंगे, क्योंकि उन्होंने वो मास्टर कर लिया है कि बिना तख्ता पलटे हम पॉलिटिशियंस को किस तरह से एक कोने में कर सकते हैं और हम अपना पावर बरकरार रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टैक्टिकल जो मूव्स हम करते हैं उस पे कुछ ज़्यादा हम लोग मतलब एम्फोसिस देते हैं। नहीं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो सैनिक कार्रवाइयाँ हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई सोची समझी एक दिशा है फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की, या वाकई सिर्फ ये हो रहा है कि भारत चूँकि पाकिस्तान चूँकि हमला कर रहा है और भारत जाहिर है इसको बैठकर या लेट कर नहीं इसको स्वीकार कर सकता, तो इसलिए जवाब देना होगा, या बिल्कुल भारत की तरफ से भी एक रणनीति है इसके पीछे? कोई रणनीति आपको नजर आती है? देखिए, मैं उसी बात पे जा रहा था, उसी तरफ, कि ये जो हमारी जो एक्शंस हैं ये सब टैक्टिकल नज़र आती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक साइड में आप हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, दूसरे साइड में जब वो टेररिस्ट अटैक करते हैं आप क्या उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि वो एंटिसिपेट कि वो करेंगे इस तरह की बात। When you don't understand the power structure in Pakistan, that's when you make all these mistakes. So tactical moves जितने भी होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या LOC में किसी पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे आपकी पाकिस्तान नीति नहीं चलेगी आगे। आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के कंटेनमेंट के लिए, और वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि अब चाइना फैक्टर है, बड़े फैक्टर्स हैं, USA है, वो आप किस तरह से करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आपको नहीं लगता कि सोची समझी कोई रणनीति नज़र आ रही है, और शायद यही बात जो है डॉक्टर नफीस अहमद भी कह रहे थे। जनरल कादियान, ये बताइए कि दो महत्वपूर्ण जो हैं वो वक्तव्य पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार है पाकिस्तान, एक ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि पानी को कहीं ना कहीं युद्ध के बीच में या एक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, आम लोगों के ज़रिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। इन दोनों बातों को एक साथ रखने के क्या मायने हैं? देखिए, जहाँ तक कन्वेंशनल वार का ताल्लुक है, मेरी राय है कन्वेंशनल वार नहीं होने वाली, क्योंकि भारत को उसकी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का ये कहने के पीछे क्या मंशा रही होगी, ये कहना कि हम तैयार हैं कन्वेंशनल वॉर के लिए, क्या कहना चाहता है पाकिस्तान? कमज़ोर देश हमेशा शोर करता है और ऐसे ही डर फैलाता है, लेकिन भारत को ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चुप भी नहीं बैठेगा। वो ये छुटपुट हरकत, मैं इसको छुटपुट बोलता हूँ, हालांकि शहीद होते हैं हमारे लोग, ये हरकत वो करता रहेगा बॉर्डर के ऊपर, वो चुप नहीं आने वाला। सेना प्रमुख चाहे वो राहिल शरीफ हो चाहे कोई और आए, ये उनकी पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान ये मान ले कि भारत की तरफ से कोई खतरा नहीं, फिर सवाल पूछेंगे लोग, इतनी बड़ी आर्मी क्यों रखी है आपने? अगर आप ये रेशो देखें, हमारी पॉपुलेशन उनसे 6.5 गुना ज़्यादा है, हमारी आर्मी सिर्फ डबल है उनसे, और जितना धन वो खर्च करते हैं अपनी सेना के ऊपर, पैसा। लेकिन पाकिस्तानी के इंट्रेंच इंटरेस्ट है, वो तो फैक्ट्री चलाते हैं, बैंक चलाते हैं, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ने वाले। जब नवाज शरीफ आए तो बड़ी उम्मीद थी कि पहले एक चुनी हुई सरकार 5 साल पूरे करके गए तो अब और भी मजबूती आएगी, लेकिन उन्होंने शुरू होते ही पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में इमरान खान को बिठा दिया, वो कई हफ्ते बैठा रहा, उसको डिफेंग कर दिया, वो पानामा पेपर्स में पकड़ा हुआ। तो जब तक आर्मी नहीं चाहेगी, देश की पॉलिसी तो आर्मी वहाँ चला रही है, 33 साल तो खुलेआम चला सकें डिक्टेटरशिप के थ्रू, अभी वो पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। चीफ कोई भी आए, ये पॉलिसी उनकी नहीं बदलने वाली। भारत को इसके साथ कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, और तरीका सिर्फ सीज फायर लाइन पर नहीं है, आर्मी एक तरफ है, लेकिन देश को इसके बारे में नीति नहीं। लेकिन अगर सेना के नज़रिए से भी मैं स्ट्रिक्टली इसको देखने की कोशिश करूं सीमित तरीके से दोनों देशों की सेनाओं के मद्देनज़र, तो ये हालात कहाँ लेकर जा रहे हैं अभी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, ये सवाल तो वो लोग पूछते हैं जो समझबूझ वाले हों। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी देश इर्रेस्पॉन्सिबल भी है, इर्रेशनल भी है। जब रैशनल ही नहीं है तो सोचेंगे क्या वो लोग? लेकिन एम्बेसडर चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि इसके पीछे भारत की भी कोई सोची समझी रणनीति नहीं है, भारत सिर्फ जवाब देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वहाँ से हॉस्टिलिटी आ रही है, इसलिए जवाब देना आपको लाजमी है, इसलिए जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विदेश नीति के अंग के तौर पर, एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जाए। नहीं, एम्बेसडर साहब कहते हैं, वो शायद उनकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी हद तक रेडिकलाइज भी हो चुकी है। अगर उसको अभी कंट्रोल भी करेंगे तो जिया उल हक के टाइम से शुरू हुआ था, तो शायद इतना आसान नहीं होगा।
दूसरा जो खतरा सामने आ रहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश में है। न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर होता है, उससे कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो कल को कोई एक पागल आदमी अगर उसने कुछ कर दिया, शायद वो नासमझी में कि अगर वो टैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो भारत भी कोई छोटा इस्तेमाल करेगा, ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान को समझना चाहिए एक बार परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हो गया, भारत तो फिर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे पास साइज है, डेप्थ है। पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो शायद सनलाइट नहीं देख पाएंगे। ठीक है डॉक्टर नफीस, इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है इस दौरान, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये हॉस्टिलिटी बनती रही, कि इस दौरान दुनिया भी बदल गई। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चुने जा चुके हैं फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति, और फिर शपथ भी ले लेंगे वो जल्द ही। इस बीच जो कि अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे में जो रिश्ते बदलते हुए आप देख रहे हैं या जिस तरह की जो हॉस्टिलिटी आप देख रहे हैं, उससे किस नज़रिए से देखा जाएगा? मैम, ये एक ट्रेंड आप पूरी दुनिया में देखेंगी। आज का जो एक पॉलिटिकल कैनवास है, एक ग्लोबल कैनवास जिसे मैं कहूँगा, कि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज कर रही है हर मुल्क में। ये एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस ट्रेंड के बाद भी मैं बहुत एक सेंस ऑफ सैनिटी जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सप्रेस की कि प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए जब वो मिल रहे थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बंधे हुए हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उनके जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट को, अमेरिकन इंटरेस्ट का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि जैसे कि वो साउथ एशियन इंटरेस्ट हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बेसिकली उनको ज़रूरत है पाकिस्तान की भी, लेकिन चूंकि हम भी काफ़ी जो है अमेरिका के करीब हो गए हैं, तो लिहाजा उनके बहुत हद तक जियो स्ट्रैटेजिक और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हम भी सर्व कर रहे हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि विदेश नीति जो है वो निरंतरता में बनी रहेगी? यस, निरंतरता में, क्योंकि उसकी वजह कि अगर आप मुनरो डॉक्ट्रिन को ही देखें, जब प्रेसिडेंट मुनरो ने एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट डॉक्ट्रिन लेकर के आए वो फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन उसके बाद में उसमें देखिए कितनी शिफ्ट्स हुई हैं, कितने चेंजेस आए हैं। क्या हम नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? नहीं, वो अपने गुड ऑफिसेज का यूज़ करते हैं। अभी उन्होंने कीनिया में एक लेक्चर दिया था, जब अफ्रीकन यूनियन को एड्रेस कर रहे थे ओबामा, उन्होंने भी यही बात की थी कि साहब अफ्रीकन स्टेट्स में क्यों नहीं ट्रांजिशन जो है पीसफुल होता है, वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको क्यों आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं? कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी यही चीज़ है, हमारे साउथ एशिया में एक ये इरिटेंट है पाकिस्तान इसी तरीके से। लिहाजा मेरा सबमिशन क्यूमुलेटिवली स्पीकिंग यही होगा कि हम एक पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। ये वो ज़माना बीत गया कोल्ड वार का, जब हम किसी स्टेट को भी रॉग स्टेट डिक्लेयर कर देते थे। आज का ज़माना है कि इंगेजमेंट ज़रूरी है। देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंगेजमेंट के जरिए हम उसको लेकर के आए मेन स्ट्रीम में। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया के सिलसिले में भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी और दूसरे एवेन्यूज़ भी एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं। यही तरीका हमें यहाँ अपनाना होगा, गवर्नमेंटल लेवल पर भी, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर भी, और पर्सन टू पर्सन और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के जरिए भी। तो लिहाजा आई एडवोकेट पर्सनली एंड इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी कि इंगेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि उसका वही एक अल्टरनेटिव हमारे सामने बचता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। रज़ा साहब, ये बताइए फिलहाल कि जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ जो बहुत ही चुनिंदा बातें जो कि माना जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अलग करेंगे, उनमें विदेश नीति भी शामिल थी, जिस पर कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उन पे विश्वास भी किया, उनको वोट भी किया, जिसमें उनका कहना था कि उनकी विदेश नीति महंगी नहीं होगी, उतनी महंगी कम से कम नहीं होगी जितनी बराक ओबामा की थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो दखल देने वाली विदेश नीति जो है उससे किनारा करेंगे, और ये लगातार लग भी रहा है, उनके नियुक्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं लगातार उस तरह के बयान आ रहे हैं। क्या इसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर? देखिए, ट्रंप साहब ने बहुत कुछ कहा है, उनके जो 100 डे का प्लान भी है, अगर उसको देखें तो फॉरेन पॉलिसीज़ का कुछ इंडिकेशंस आते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल नहीं लगता है कि पाकिस्तान ट्रंप साहब के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा रहेगा उनके लिए। और ख़ास करके मैं एम्बेसडर साहब से थोड़ा मैं एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे ख़ुद की जो एक पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ, वी हैव टू थिंक, थोड़ा सा हम स्ट्रेटिजिकली सोचना चाहिए हमें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। ये जो हम करते हैं ना कि ख़ास करके आपने जो सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता है अमेरिका इतना एक बड़ा एक इन्फ्लुएंसर होगा इस हवाले, और हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। ये जो हम एक एंडलेस साइकिल होता है हमारा, कुछ दिन बाद हम लाहौर चले जाते हैं, बड़ा दोस्ती होता है, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद एक अटैक होता है, मुंबई में होता है या पठानकोट में होता है। देखिए, जब तक ये टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में बंद नहीं होता है, अब अगर कुछ दिनों पहले, मैं सवाल पे थोड़ा सा वापस जाना चाहती हूँ कि जब उन्होंने कहा कि उनकी विदेश नीति महंगी नहीं होगी, तो क्या ये माना जाए कि जो फंड्स पाकिस्तान को जा रहे थे उनमें जो है वो कटाव होगा? क्या ये माना जाए कि उन फंड्स की वजह से जो समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा था वो भी कम होगा?
कम तो हो चुका है। आप अगर देखें बिल्कुल, पहले F-16 भी का कम जो हो चुका है, लेकिन क्या डील था और- वो तो बंद ही हो और चुका कम है। होगा क्या? हाँ। और ख़ास करके ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कांग्रेस ने रोका था और कांग्रेस में वहाँ उस टाइम रिपब्लिकन्स भी थे और अभी तो ज़्यादा रिपब्लिकन्स हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को पहले की तरह मतलब खुलेआम वो मिलिट्री एड मिलता रहेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की वजह से शायद पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ यूएस एंगेज रहेगा। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा डर की बात यह है कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्रीज जब तक बंद नहीं होते हैं, उन्होंने अभी तक लश्कर तैयबा, जमात उद दावा जो एंटी इंडिया ग्रुप्स है, जैश ए मोहम्मद, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और ख़ास करके मैंने जैसे पहले कहा था, इस्लामिक स्टेट का जो अभी थोड़ा थोड़ा सा जो इनग्रेस हो रहा है इस रीजन में, ये सारे जो इश्यूज़ है इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जी, पड़ेगा। बस संक्षेप में आखिरी सवाल एम्बेसडर चक्रवर्ती कि अब यहाँ से रास्ता किधर जा रहा है, क्या दिशा दिख रही है आपको? मुझे तो कोई दिशा दिख नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि इस तरह का एलओसी में जो अभी चल रहा है, ये अब यही एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। पहले भी रह चुका है, अब एक नया नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि इसका एस्केलेशन तो हमारे हाथ में है, वो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर का इशू आ जाता है, इसलिए एस्केलेशन हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए वही एलओसी पे ये चलता रहेगा और वो करेंगे, फिर हम करेंगे। और मुझे तो लगता नहीं इससे कोई मेजर, या तो फिर हमारे प्रधानमंत्री को कोई मेजर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि चलो इसको बंद किया जाए, या उनकी तरफ से कोई मेजर इनिशिएटिव हो। आपने सुना होगा कि उनके जो एडवाइज़र हैं फॉरेन पॉलिसी के, मिस्टर सरताज अजीज़, वो एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है इंडिया में, अमृतसर में, ऑन आई थिंक अफ़गानिस्तान। तो उसमें उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा बातचीत। पर इंडिया ने अभी तक उस पर कोई खास मतलब वो नहीं दिखाया है, मतलब दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो पता नहीं क्या होगा अभी। मुझे तो लगता है कि अभी तो एकदम जो फ्रीज़र में है रिलेशनशिप। बिल्कुल। पर एक चीज़ और मैं कह दूं, जल्दी समय समाप्त हमारे करो, एक पैनलिस्ट ने कहा था कि एंगेजमेंट होना चाहिए। मैं भी समझता हूँ, देखिए एंगेजमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन बंद हो गया, बस बंद हो गया। देयर इज़ एन एंगेजमेंट ऑलरेडी, पर वो दूसरे लेवल पे है, पीपल टू पीपल लेवल पे जो एंगेजमेंट है वो है। ट्रेड चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ट्रेड चल रहा है। मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो असामान्य है वो कह रहे हैं एम्बेसडर चक्रवर्ती, वो नया सामान्य जैसे बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सिलसिला कहीं थमने जा रहा है, या दोनों ही देशों के बीच जो है देखा जाए कि कोई रणनीति विदेश नीति के तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।